एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू में। तो आज यहाँ पे अपन लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं जून जो आपका जून 2021 और दिसंबर 2020 का मर्ज पेपर हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि व्याख्या के साथ में आपको क्वेश्चन मिले, तो आज उसी तरीके से क्वेश्चन मिले हैं। फायदा आप लोगों को इसका जो आपका पेपर है 9 जनवरी को उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें आप लोग इससे पहले जाने कि आप लोग पूछते हो टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी, बैच कंप्लीट बैच कहाँ से मिलेगा, नेट का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का। तो आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, GS दिवाकर सर। ये आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर से, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का सभी पेपर का सॉल्व आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, तो यहाँ से आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए, तो वहां पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सीरीज अपनी शुरू करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशियन सरफेस। निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यानी कि ये तरंगे दी गई हैं जिनमें से आपको पूछा गया है कि समुद्री सतह के द्वारा कौन सी अवशोषित की जाती है, यानी कि अपने पास में रख ले, वापस उसको ना भेजे। ठीक है, तो दृश्य तरंग है, मध्य तरंग विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण या फिर परावैंगनी तरंग विकिरण। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा दीर्घ तरंग विकिरण, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी है, जो दीर्घ तरंग विकिरण है समुद्री सतह के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दृश्य तरंग विकिरण, इसका क्या होता है, आंखों के द्वारा ये दृष्टिगोचर होता है, यानी कि आंखों के द्वारा जो तरंग दिखाई देती है उसको आप लोग दृश्य तरंग विकिरण बोलते हो। और ये क्या करती है, फिल्म में एवं फोटो संसूचकों इनके द्वारा दूर संवेदन हेतु अनुकूलन होता है। यानी कि ये आपको जो फिल्म होती है, फोटो संसूचक होते हैं, और जो आपके दूर संवेदन में प्रयुक्त होता है, जो तरंगे होती हैं वो आप लोगों की दृश्य तरंगे होती हैं। मध्य तरंग विकिरण, ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र होता है, और जो दूर संवेदन एवं व्यावसायिक प्रसारण इनके द्वारा वायुमंडलीय दशाओं के संग्रहण हेतु उपयुक्त होते हैं। परावैंगनी तरंग विकिरण, ये वायुमंडल की ओजोन गैस के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, जो परावैंगनिक तरंग विकिरण है, जो आप लोगों ने ओजोन परत पड़ी है समताप मंडल में, वहां पर ये जो परावैंगनिक तरंग विकिरण है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, अच्छा छोटा ही दिखाई देगा आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड दूसरा है आपका रीजन के रूप में। तो यहाँ पे असर्शन कह रहा है, अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन सेंसस 2011। ओके, रीजन बता रहा है मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया डोमिनेटेड बाय लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट विद लीस्ट रोड कनेक्टिविटी एंड असेसिबिलिटी। यानी कि जो भारत के राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश ने जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम परसेंटेज दर्ज किया है। ठीक है, 2011 के द्वारा बता रहा है कि यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है उसका जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट रहा है। रीजन इसमें बता रहा है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें भारत के मध्य भाग में स्थित, जो मध्य प्रदेश है भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये तो ठीक है, आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा, और इसके बड़े क्षेत्र में जंगल है। ठीक है, तथा सड़क से संपर्क तथा पहुंचा बहुत कम है, यानी कि इसका जो अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ पे है, मध्य भाग में है इनका। ठीक है, इसके बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल है, और इसका जो संपर्क है सड़क से बहुत कम है। तो अब इसमें आपसे यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए, ये इसका बोथ ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही से व्याख्या भी कर रहा है, या फिर बोथ
ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही से व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए सही नहीं है और आर सही है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला दिया गया है कि जो भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश में जनगणना हुई थी 2011 में, इसमें अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो उच्चतम परसेंटेज दर्ज किया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा जो दिया था कि सड़क से संपर्क तथा पहुंच बहुत कम है, तो आपका ये जो आर दिया गया है वो राइट हो जाएगा। तो जो डी है ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ए सही नहीं है, आर सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। चलो आगे नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ अनपॉल्यूटेटेड रेन वाटर इज बिटवीन, अप्रदूषित वर्षा जल के पीएच मान किसके बीच होता है? पीएच 4 एंड पीएच 5, पीएच 5 एंड पीएच 6, पीएच 6 एंड पीएच 7, या फिर पीएच 7 एंड पीएच 8। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अप्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान पीएच 5 से लेकर के पीएच 6 तक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को मान दिया गया, इसको देख लीजिए। जो अप्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान पीएच 5 से 6 के बीच में होता है। पीएच स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसे विलयन में एक अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता ज्ञात करते हैं। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो आप लोगों से 11th क्लास में बहुत पूछा गया है। शराब का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है बेटा, कितना कम होता है। नींबू का 2.2 होता है, लार का 6.5 होता है, मूत्र का 6 पीएच मान 6 होता है, और सिरका का 2.4 होता है। सड़ी गली चीजों का कम होता है। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट या फिर यूटी वाइज लोकेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में जीव मंडल अरण्यों की राज्य संघ प्रशासित क्षेत्रवार स्थिति नौकरेत मेघालय में है, और शीत मरुस्थल जम्मू एंड कश्मीर में, ओडिशा में सिमलीपाल है, तमिलनाडु में शेषाचलम है। ए एंड बी सही है, या फिर बी एंड सी सही है? ए एंड दो ऑप्शन दोनों एक साथ यहाँ पे ऑप्शन आपको अच्छा 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 नीचे दिए गए हैं। हाँ ये रहा, ए एंड सी सही है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मेघालय है नौकरेक, ये मेघालय में है, और उड़ीसा में आप लोगों का सिमलीपाल हो जाएगा। तो ए एंड सी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे दिए गए हैं ये रिजर्व, इनकी देख लीजिए। भारत में टोटल जीव मंडल 18 है, और जीव मंडल यहाँ पे दिए गए, इनकी स्थापना वर्ष दी गई है। नीलगिरी ये आपका कर्नाटक केरल तमिलनाडु में है, 1986 में ये इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस असम में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, अचानक मार्ग अमरकंटक ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ में है। ओके, फिर आगे आता है आपका ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान एवं निकोबार में है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। What will happen if the earth absorb all the incident energy? यानी कि अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तब क्या होगा? कांस्टेंट हीटिंग अप स्थिर तापन होगा, कांस्टेंट कूलिंग अप स्थिर शीतलन होगा, कांस्टेंट ट्रांसमिशन स्थिर संचरण होगा, या फिर कांस्टेंट रिफ्लेक्शन स्थिर परावर्तन होगा। तो देखिए जब ऊर्जा को अवशोषित करेगी तो यहाँ पे तो नॉर्मल कॉमन सी बात है, तापन होगा, कांस्टेंट हीटिंग अप होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तो जो तापन होगा वो स्थिर हो जाएगा। पृथ्वी के धरातलीय सतह पर प्राप्त सौर्य ऊर्जा का सेंसिबल ऊष्मा में रूपांतरण होता है। धरातलीय सतह में भंडारित इस ऊर्जा की दीर्घ तरंग के रूप में धरातलीय सतह से वायुमंडल में विकिरण के द्वारा गमन हो जाता है। अतः पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर धरातल पर जो प्राप्त सूर्यताप होता है वो यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। अगर 0 अक्षांश पे जाएंगे तो वहां पे जो सूर्यताप मिलता है 100% आता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। फिर आप लोग 10 अक्षांश पे जाएंगे तो वहां पे 99% हो जाता है, 20 पे पहुंच जाएंगे तो 95%, 30 पे पहुंच जाएंगे तो 88%,
40 पे पहुंच जाएंगे तो आपको 79%, 50 पे 68 पहुंच जाएगा, और 60 पे आपका 57% है, और 70 पे आप लोगों का 47%। ठीक है, 80 पे आपका 80 जो आपका अक्षांश हो जाएगा वहां पे 43, और 90 पे 42%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ध्रुवों पर जो सूर्य तक प्राप्त होता है उसका परसेंटेज आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा 42%। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डायवर्सिटी, विविधता में एकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया था? हमबोल्ट ने, हेटनर ने, रिटर ने, या फिर पास्टल ने? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्ल रिटर के द्वारा विविधता में एकता सिद्धांत दिया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है कि जो विविधता में एकता है, इसकी अवधारणा कार्ल रिटर के द्वारा दी गई थी, और ये जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता रहे थे और हमबोल्ट के समकालीन थे। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समकालीन से। ठीक है, रिटर ने भूगोल के लिए जर्मन में एक बुक लिखी, अर्डकुंडे, इस शब्द का प्रयोग किया, और रिटर ने अपने अध्ययन में आनुभाविक विधि, तुलनात्मक विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, मानचित्र विधियों को अपनाया था, और कार्ल रिटर ने अपने विचारधारा में पार्थिविकता, नियतिवाद, मानव केंद्रित भूगोल, इन सभी की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सी वाटर, समुद्री जल के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? द डेंसिटी ऑफ सी वाटर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी, समुद्री जल का घनत्व, तापमान, दबाव, लवणता पर निर्भर करता है। कन्वर्जेंस ऑफ वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, घनत्व पर जल की अभिसारता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर वेरीज विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने घटने से जल के ऊष्मीय विस्तार में परिवर्तन होता है। द मिडिल लैटिट्यूड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ पार्ट्स प्रेसिपिटेशन द डेंसिटी इज हायर, मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण के कारण घनत्व अधिक होता है। अब यहाँ पे कौन से ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट हो जाएंगे? चार ऑप्शन दिए गए, ए एंड डी, ए एंड सी, बी एंड सी, या फिर सी एंड डी। यहाँ पे देखिए, जो पहला आपका जो ऑप्शन है कि जो समुद्री जल है इनका घनत्व, तापमान, दबाव, ये सब लवणता पर निर्भर करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। घनत्व पर जल की अवसारता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तापमान के बढ़ने घटने से जल के ऊष्मीय विस्तार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होगा, सी भी करेक्ट हो जाएगा। मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण के कारण घनत्व अधिक होता है, देखिए मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ए एंड सी करेक्ट है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। ओके, चलो, यहाँ पे आप ये व्याख्या दी गई है, जो आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबद्ध नहीं है? आयवॉल, अवलोकन भित्ति, स्पाइरल बैंड, सर्पिल पट्टी, एनुलर बैंड, वलयाकार पट्टी, या फिर एक मैन स्पाइरल, एक मैन सर्पिल। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनसे संबंध नहीं होगा, वो आप लोगों की एक मैन स्पाइरल हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जो एक मैन सर्पिल पट्टी है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना से संबंधित नहीं है, जबकि जो अवलोकन भित्ति, सर्पिल पट्टी और बलयाकार पट्टी, ये सभी चक्रवात की संरचना से संबंधित है। जो अयनवर्ती क्षेत्र है 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में, उनमें उत्पन्न जो चक्रवात होते हैं उनको आप लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोल देते हो। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण होते हैं, जिनकी औसत व्यास 640 किलोमीटर तक होती है, और विश्व के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। हरिकेन है जो कि कैरेबियन सागर, दक्षिण पूर्वी सागर, और जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका वहां पे आता है। चक्रवात आपका बांग्लादेश और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आता है। बिनिबिनी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। तो यहाँ पे दिया गया प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस दी गई है, उनके पैरामीटर दिए गए हैं। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, और माउंडन न्यूनतम, एबीसी, पोलन ग्रेन, इनके आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मैच करना है।
चलिए, तो यहाँ पे इनको दिया गया है तो जो प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर होता है उसमें क्या होता है, सौर प्रदीप्त, ठीक है। माउंटन न्यूनतम ये आपका सौर कलंक हो जाएगा। एबीसी प्रदूषकों की सतह का बनना, यही है ना, यही होगा। और जो आपका पोलन ग्रेन है इसमें आपका पेलिनोलॉजी हो जाएगा, परागणकों एवं बीजाणुओं का अध्ययन। हाँ ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नीचे दिया गया है बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, चलो यहाँ पे दिए गए इनको देख लीजिए। प्रकाश मंडल सौर प्रदीप्त होता है फोटोस्फीयर, माउंटन न्यूनतम सौर कलंक, एबीसी प्रदूषकों की सतहों का बनना और परागणक। चलो आगे बढ़िए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। यहाँ पे कल्चर दिया गया है, संस्कृति। संस्कृति क्या होगा, सांस्कृतिक गुणों जो कार्यात्मक रूप से अंतर संबंधित हो, नहीं ये नहीं होगा। संस्कृति आपका हो जाएगा कल्चर, विशिष्ट व्यवहार संबंधी प्रतिरूप समझ और समूह का अनुकूलन करना। सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक गुणों जो कार्यात्मक रूप से अंतर संबंधित हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। फिर आगे है आपका सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल रीजन, ये आपका बनेगा एरिया इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग एरिया इन स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक, वह क्षेत्र जो विशिष्ट विशेषताओं के आसपास के क्षेत्रों से अलग है, तो वो आप लोगों का सांस्कृतिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और एंड में बचा आपका कल्चरल, सांस्कृतिक एकीकरण, तो इसमें आपका समाज शास्त्रीय प्रौद्योगिकी और सैद्धांतिक उप प्रजातियों का अंतःपरत प्रकृति, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो चलिए, यहाँ पे दिया गया जो संस्कृति है, विशिष्ट व्यवहार संबंधी प्रतिरूप समझ और समूह का अनुकूलन। सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक गुणों जो कार्यरत रूप से अंतर संबंधित है। सांस्कृतिक क्षेत्र, वे क्षेत्र जो विशिष्ट विशेषताओं में आसपास के क्षेत्रों से अलग होते हैं। सांस्कृतिक एकीकरण, समाज शास्त्रीय प्रौद्योगिकी और सैद्धांतिक उप प्रणालियों का अंतःपारत प्रकृति। चलो आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन स्पीसीज डू नॉट पर्टेन टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित नहीं है। निर्मली, खेजड़ा, तेंदू, हल्दू, बबूल, तो यहाँ पे आप लोगों की जो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपकी करेक्ट हो जाएगी, एक तो आपकी तेंदू है, और तेंदू की बाद में आप लोगों की हो जाएगी हल्दू, ठीक है। सी एंड डी जो आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए चलिए, यहाँ पे इनके दिया गया है कि कैसे क्या क्या है। जो तेंदुए हैं हल्दू, ये वनस्पति उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, पतझड़ वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जबकि निर्मली, खेजड़ा, बबूल, ये सभी शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति में पाए जाते हैं। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं, अतः सामान्य रूप से भारतीय वनों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पे जो वृक्ष मिलेंगे आप लोगों को, ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस, रोजवुड, बेंत और ये सभी मिल जाएंगे। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में मिलेंगे जो मानसूनी वन होते हैं, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये सब मिल जाएंगे आपको। घास के मैदान में तो ऑब्वियस आपको घास ही देखने को मिलेगी। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति में आपको खजूर, रीठा, केर, बेर, करील,
डेल्टा ई वन में आपको मैंग्रोव मिल जाएगा, कैसिरूना मिल जाएगा, फोनिक्स मिल जाएगा, नीपा है, सुंदरी वन आपको कई देखने को मिल जाएंगे। और पर्वतीय वन में आपको फर, स्प्रूस, चीड़, सनोबर और ब्लू पाइन। ओके, चलो आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया आपको कि भारत की पर्वतीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सूर्य के अभिमुख और विमुख ढालों के तापमान में भारी अंतर होता है। दिन के तापमान का प्रसार रेंज अधिक होता है। वर्षा की अनिश्चितता जिसमें सूखा पड़ने और फसल खराब होने की संभावना होती है, ये तो करेक्ट है। उच्च तापमान के साथ में उच्च आर्द्रता रहती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा पर्वतीय जलवायु की। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए और बी आपके आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, सी में दिया गया आपका ए और बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो जो भारत की पर्वतीय जलवायु है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में समाहित होती है। इस जलवायु प्रदेश में सूर्य के अभिमुख और विमुख ढालों के तापमान में कम अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जून का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, और यहाँ पे शीत ऋतु में 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर में घटती जाती है, और अधिक ऊंचाई के भागों में यह हिमपात के रूप में होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की अनिश्चितता जिससे सूखा पड़ने और फसल खराब होने की संभावना बनी रहती है। यह पर्वतीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के करीब होने के कारण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में महासागरीय प्रभाव बना रहने के कारण उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता बना रहता है। यहाँ पे जो आपके ए और बी दोनों हैं वो गलत हो जाएंगे, सी एंड डी सही है। तो यहाँ पे गलत आपसे पूछे गए थे, तो आपके ए और बी यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएट विद वेस्टर्न ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन पछुआ पवन से अधिक संबंधित है। फ्यूरियस फिफ्थ, प्रचंड पचासा, बॉयल का गैस नियम, वॉकर परिसंचरण, रोसवी तरंग। क्या इससे संबंधित है? पछुआ पवन से अधिक संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आप लोगों का प्रचंड पचासा हो जाएगा। ओके, एक तो आपका प्रचंड पचासा होगा, उसके बाद में आपका दूसरा रोशवी बेब्स हो जाएगा। ए एंड डी करेक्ट होगा जो आप लोगों को दिया गया है डी ऑप्शन में। आपका यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए एंड डी। चलो आगे बढ़िए, इनको देख लीजिए क्या है। प्रचंड पचासा रोशवी तरंग है। तो जो प्रचंड पचासा और रोशवी तरंग पछुआ पवन से संबंधित है। जो पछुआ हवाएं हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में 30 डिग्री से लेकर के 35 अक्षांशों के बीच में, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 से लेकर के 65 अक्षांशों के बीच में, दोनों गोलार्धों में ये चलने वाली हवाएं होती हैं, स्थायी हवाएं होती हैं, जिनको नाम दिया गया है पछुआ हवाएं। ठीक है, नाम इनको क्या दिया गया है? पछुआ हवाएं। और ये जो पछुआ हवाएं, इनकी प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ना 40 से 50 के बीच में प्रचंड पचासा, सॉरी गलत था, चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री अक्षांशों के पास में इन्हें प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री के पास में इनको चीकती साठा के नाम से पुकारा जाता है। बाकर परिसंचरण एवं एल नीनो, ये दोलन है, इनको आप लोग इंसो की घटना के नाम से जानते हो। इनका नामकरण वैज्ञानिक जीटी वॉकर के नाम से किया गया था। तो ये एक अलग से टॉपिक है, इसको आप लोग जब क्लासेस होंगी तब पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पे, हु इज यूजली गिवन द क्रेडिट फॉर establish the validity of idea that there was an ice age during which ice sheet covered much of the northern Europe। किस सामान्यता इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था और जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढक चुका था। ज्यूक्स यानी जुकर ने, आगासीज ने, रैमसे ने, सॉरी डब्ल्यू पेंक ने, किसके द्वारा कहा गया था ये? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे लुइस आगासिस। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, साइड देखिए। उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ये संबंधी विचारधारा दी गई थी लुइस आगासिस के द्वारा,
और पेंक तथा ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया है, जो कि गुंज मिंडेल रिसबुर्म के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में भी हिम चादर मिले, जिनके नाम आप लोग नेब्रास्कन, कंसान, इलिनियन एवं विस्कॉन्सिन के नाम से जानते हो। ओके, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को खाइयां दी गई, ट्रेंचेस और ओशियन दिए गए हैं। प्लूटोरिको द्वीप है, सुंडा खाई है, फिलिपाइन खाई है, पॉइंट बैरो है। तो इनको आपको करना है मैच। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्लूटोरिको द्वीप है, ये आपको देखने को मिलता है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर सेकंड में दिया गया है। सुंडा खाई आपको देखने को मिलती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर आप लोगों का थर्ड में है। फिलिपाइन खाई ये आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। ठीक है, अब बचा पॉइंट बैरो। पॉइंट बैरो आप लोगों का आर्कटिक महासागर में है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट यूटी रिकॉर्डेड मोर देन 35% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेटा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र समूह ने 35% से अधिक नगरीय जनसंख्या दर्ज किया है? आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, या फिर गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, त्रिपुरा, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, या फिर सिक्किम, केरला, पंजाब एंड गोवा। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा गुजरात, तमिलनाडु, केरल एंड पंजाब। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिनके आपको परसेंटेज नीचे दिए गए हैं। चलो ये देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार 35% से अधिक नगरीय जनसंख्या दर्ज करने वाले, तो गोवा का नगरीय जनसंख्या कितना था? 62.2%, मिजोरम का 52.1%, तमिलनाडु का 48.45%, केरल का 47.7%, गुजरात का 42.6%। ओके, चलो आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट यहाँ पे, नॉर्थवर्ड स्लोप रिमेन फॉरेस्ट इन माउंटेनियस एरिया ड्यू टू, पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरोन्मुख ढाल निम्नलिखित में से किसकी वजह से वनाच्छादित बना रहता है? विकिरण तीव्रता के कारण, संवेद ऊष्मा यानी सेंसिबल हीट के कारण, डिफ्यूजन ऑफ हीट ऊष्मा विस्तार के कारण, या फिर रेलिंग स्कैटरिंग रेले बिखराव के कारण। तो जो आपके उत्तरी क्षेत्र है उसमें वनाच्छादित क्यों है? तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा रेडिएशन इंटेंसिटी, विकिरण तीव्रता के कारण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ की आपको व्याख्या दी गई है, जो पर्वतीय क्षेत्र में उनमें उत्तरोन्मुख ढाल विकिरण तीव्रता के कारण वनाच्छादित बना रहता है। लॉर्ड रेले 1842 से 1990 तक इनका ये जन्म है। सौर्य विकिरण के प्रकीर्णन की प्रक्रिया तथा उसके बहुआयामी प्रभाव का गहन अध्ययन किया। इसी के कारण से प्रकीर्णन की प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, जो ऊष्मा का प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है, उसको आप लोग रेले प्रकीर्णन कह लेते हैं। वह ऊर्जा को किसी पदार्थ का ताप बढ़ा देती है तो उसे तर्क संवेद यानी कि सेंसिबल हीट कहते हैं। जो पदार्थ की भौतिक अवस्था के परिवर्तन में बदल जाता है उसे उल्लेखनीय जल यानी कि अप्रकट ताप लेटेंट हीट कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है और उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है जल में, तो उसको आप लोग लेटेंट हीट बोल देते हो, उसकी गुप्त ऊष्मा बोल देते हो। ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रियाएं मिलकर भूपृष्ठ और वायुमंडल के बीच जटिल विनिमय प्रभाव डालते हैं। अशक्ति एडिक्टिव संवेद ऊष्मा एवं अदृश्य ताप के स्थानांतरण के द्वारा स्थानीय और प्रादेशिक ऊर्जा संतुलन बनाए रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय, किसके द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया गया? किसके द्वारा किया गया था भाई? हटिंगटन एंड सैंपल के द्वारा, बार्डल डीला ब्लास एवं फेब्रे के द्वारा, हम्बोल्ट और रेडजेल के द्वारा, रिटर और लुशियन फेब्रे के द्वारा, ब्लॉन्स एवं रेकलस के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो विरोध किया गया था और आलोचना करी गई थी, ब्लॉन्स एवं रेकलस के द्वारा। एक तो इसमें ये नाम हो जाएंगे और साथ में बार्डल डीला ब्लॉस और लुशियन फेब्रे। ठीक है, बी एंड ई, ये आपका ऑप्शन बी एंड ई डी में दिया गया है। चलो
देखिए यहाँ पे दिया गया इनकी व्याख्या। जो बाइडल डीला ब्लॉन्स है, लुशियन फेब्रे, एलिसी रेकलस, इन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना की और विरोध किया। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने संभववाद, भौगोलिक एकता, प्रादेशिक अध्ययन एवं सांस्कृतिक भूदस्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा माना कि मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों, यानी कि मनुष्य खुद ही समस्या पैदा करता है, खुद ही उसका हल ढूंढ लेता है, तथा माना कि प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है, जबकि नियतिवादी विचारकों के अनुसार मनुष्य पर्यावरण की विशिष्ट देन है, यानी कि गिफ्ट किया है पर्यावरण के द्वारा। समस्त मानवीय क्रियाएं, भौतिक दशाओं पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होता है। इस विचारधारा का सर्वाधिक विकास जो हुआ था 19वीं शताब्दी के एंड में और आरंभिक 20वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था। और ये जो विचारधारा है, प्रमुख समर्थक इसके रहे थे रेडजेल, सैम्पुल और हंटिंगटन। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द एविडेंस ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट? निम्नलिखित में से किस अवधि में पुरातात्विक स्थायी मानव अधिवासों के साक्ष्य पाए थे? द पैलियोलिथिक पीरियड, पुरापाषाणिक अवधि, द ब्रॉन्ज एज पीरियड, कांस्य युगीन अवधि, या फिर द, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, द न्योलिथिक पीरियड, नवपाषाणिक अवधि, या फिर द क्लासिकल ईरा पीरियड, चिर प्रतिष्ठित या फिर क्लासिकल अवधि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा न्योलिथिक पीरियड में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाणिक अवधि में पुरातात्विक स्थायी मानव अधिवासों के साक्ष्य पाए जाते हैं। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। यह कृषि कार्य और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तीन अवस्थाओं में इनको बांटा गया था, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंध गुणांक की विशेषता नहीं है? आर चयन के उद्भव से स्वतंत्र है, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, आर मापक से स्वतंत्र है, आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, आर इज +1.0, इंडिकेट अ परफेक्टली नेगेटिविटी कोरिलेशन, और यहाँ पे दिया गया है जो आर है -1.0 पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध का संकेत देता है। तो यहाँ पे आपको आर के बारे में उनकी विशेषता बतानी है, तो जो करेक्ट होगा वो आपको बताना है ABCDE में से। चलिए तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो आर होता है ये +1 पूर्णतः नकारात्मक सहसंबंध होता है, -1 पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध होता है, यानी कि डी एंड ई करेक्ट हो जाएगा। डी एंड ई आपको दिया गया है डी ऑप्शन में। ओके, ये डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाभी चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको ये सहसंबंध गुणांक दिए गए हैं, उनकी सहसंबंध घनकता दी गई है। तो यहाँ पे +1 होगा तो पूर्णतः धनात्मक होगा, -1 होगा तो पूर्णतः ऋणात्मक होगा, +90 से लेकर के 1.0 तक होगा तो अत्यधिक धनात्मक हो जाएगा, +0.90 से लेकर के -1.00 तक होगा तो अत्यधिक ऋणात्मक हो जाएगा, +0.20 से कम होगा तो अल्प धनात्मक होगा, और -0.20 होगा तो अल्प ऋणात्मक होगा, शून्य पे पूर्ण अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग कहोगे कि आंसर आपको साथ में दिख रहे हैं, तो भाई इसको कितना छोटा करती मैं। आप लोग में से कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन चाहिए, तो फिर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में दे दिए, क्योंकि अभी आपका पेपर नजदीक है, तो आप लोग इस तरीके से रिवाइज करोगे तो आपको जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। राधे राधे।